मैं बात कर रही थी आज कॉर्पोरेट रार में हम फोकस कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग के कारोबार से जुड़ी बड़ी कंपनी ब्लू स्टार कंपनी के तिमाही नतीजे हैं और उस पर फोकस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ब्लू स्टार के बारे में आप जानते हैं 1943 में शुरू हुई, तो आज़ादी से पहले की ये शुरुआत है इस कंपनी की। एयर कंडीशनर कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की मार्केट लीडर है। इसके अलावा ये एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर कूलर और कोल्ड स्टोरेज, इन सब चीज़ों में भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, इनमें भी काम करती है। जून तिमाही के नतीजे, सालाना आधार पर नतीजे अच्छे आए, मुनाफा 5 गुना बढ़ा है, करीब 75 करोड़, और आय ऑलमोस्ट 90 करोड़ बढ़ी है, 1970 करोड़ तक आई है। Q1 में कंपनी का मार्जिन भी 2% बढ़ा है, मतलब ये अच्छा ही क्वार्टर कहलाया जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे, फिर भी मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कहाँ से मिला सपोर्ट, डिमांड ट्रेंड्स क्या हैं, आगे क्या है आउटलुक, ये सब जानेंगे। कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वीर एस अडवाणी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अडवाणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो सर ये क्वार्टर जो अच्छा दिख रहा है, एक तो मार्जिन मैं देख रही थी 2% बढ़ के आए पहले के मुकाबले, तो क्या कारण रहे, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल डिमांड पैटर्न्स, समराइज कैसे करेंगे एक क्वार्टर को? जी, तो हमारी Q1 तो बहुत ही स्ट्रांग थी। आपने समराइज ठीक से किया है। हमें ये अच्छा लगता है कि दोनों सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में दोनों के मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। सेगमेंट 1 में अभी Q1 के मार्जिन 5.7% है और सेगमेंट 2 के मार्जिन्स 8.1% है। अगर आप पूरा इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को अभी देखते हो, क्योंकि हम हर कंपेटिटर के रिजल्ट्स बाहर अभी निकल रहे हैं, अगर आप देखते हो तो ब्लू स्टार के Q1 परफॉर्मेंस मार्जिन पे सबसे नंबर 1 आए हैं। तो काफ़ी काम हमने किए हैं पिछले 2 सालों में ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो मैं समराइज़ करता हूँ। पहले तो प्राइस इंक्रीसेस, तो आपको पता होगा कि ब्लू स्टार ने 3 या 4 बार प्राइस इंक्रीसेस लिए हैं। मार्केट ने उनको एक्सेप्ट किया है और हमारी मार्केट शेयर भी होल्ड हो रही है, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर प्राइस इंक्रीज को छोड़ो, तो अगर आप कॉस्ट को देखोगे तो कॉस्ट रिडक्शन में भी हमने काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। R&D के वजह से, इनोवेशन के वजह से हमने प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम किया है। तो ये 2 वजह से, प्राइस इंक्रीज और कॉस्ट रिडक्शन की वजह से, हमारे मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं और हमें लगता है कि अभी H2 में मार्जिन्स और भी बढ़ेगी। और ये H2 के मार्जिन्स बढ़ेगी क्योंकि हमें अभी लगता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बहुत बड़ी थी, वो अभी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो हो सकता है कि 3-4 महीने में वो भी बेनिफिट आएगा। सो फेयर इनफ, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों मार्जिन्स बढ़े हैं, और इम्पॉर्टेंटली आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस अभी थोड़े से सेटल हुए हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं। सर, आपने कहा प्राइस हाइक्स लिए हैं और कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं, प्राइस हाइक्स कितने ले चुके हैं और आगे क्या लग रहा है आपको ज़रूरत पड़ सकती है और प्राइस हाइक, या रूम है बढ़ाने की, बिकॉज यू नो इट विल हेल्प यू एड योर मार्जिन्स फर्दर, डिमांड हाँ अगर तो स्ट्रांग है तो? प्राइस इंक्रीज तो आपको पता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ी है और कंज्यूमर्स को भी अभी बहुत प्रेशर लग रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा अभी ध्यान से प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा। तो पिछले प्राइस इंक्रीज हमने 3 महीने पहले लिए थे। अभी जुलाई 1 में आपको पता होगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का टेबल चेंज हुआ था, जिसके वजह से अभी 5 स्टार मशीन 4 स्टार मशीन बन गया है। तो नया 5 स्टार मशीन का दाम तो बढ़ चुका है। तो ये हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को भी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा अगर एक और प्राइस हाइक ले ले पाएंगे या नहीं। हम ये डिसीजन सितंबर में लेंगे। डेफिनेटली वेट एंड वॉच है, यू विल टेक अ कॉल सितंबर में, जैसा आप बता रहे हैं कि वेदर यहाँ से प्राइस और बढ़ा सकते हैं कि नहीं। बट ये कवर कर चुका है सर अभी तक जितने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, या अभी भी वो रूम की अगर हम बात करें तो 2-3% की है जगह? तो फुल ईयर के लिए हमारे मार्जिन्स Q1 से बढ़ेंगे। तो अगर आप पिछले साल को देखोगे और ये साल Q1 को देखोगे, तो हमें लगता है कि ये Q1 से 100 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा मार्जिन बढ़ सकता है। अभी हमें सिर्फ देखना है कि डिमांड कैसे चलता है और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कैसे कूल ऑफ होता है। तो ये हिसाब से हमें लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा। फेयर इनफ।
ऑर्डर बुक पर फोकस करेंगे सर। B2B सेगमेंट में क्या है साइज ऑफ द ऑर्डर बुक, क्या ग्रोथ देख रहे हैं वहाँ पर, और आगे ऑर्डर बुक को लेकर कितने प्रोस्पेक्ट्स है बाय द एंड ऑफ द ईयर, कहाँ पर देखते हैं बुक को? तो हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा अभी पहुंचा है। B2B डिमांड अभी भी जुलाई मंथ में भी बहुत तेज़ है। मेट्रो रेलवे, फैक्ट्री सेगमेंट, डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल, ये सब सेगमेंट्स में डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो है, मगर कस्टमर्स प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी ठीक से चल रहा है। हमारी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस में भी ऑर्डर इनफ्लो लगभग 40% बढ़ा है ये पहले 3-4 महीने में। तो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में भी बहुत स्ट्रांग है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन जो आपको पता है वो भी B2B बिजनेस है, आइसक्रीम, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मेडिकल, ये सब एंड कस्टमर्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का डिमांड भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्या क्या हो रहा है कि कंज्यूमर डिमांड थोड़ा वीक हो गया है जून और जुलाई में इन्फ्लेशन के वजह से, मगर B2B डिमांड अब तक स्ट्रांग है। बिकॉज ये डिमांड स्ट्रॉन्ग है, मैं ये जानना चाहूँगी सर, इस वक्त कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आपकी, किस लेवल पर है आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर दैट यू आर ऑपरेटिंग? एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और उसको कैसे फंड करेंगे इफ देयर इज एनीथिंग बिग प्लान्ड अप लाइंड अप? तो आपको पता है कि एक फैक्ट्री, नया फैक्ट्री हम श्री सिटी में बना रहे हैं, वो तो रूम एयर कंडीशनर फैक्ट्री है, तो वो कंज्यूमर के लिए है। B2B बिजनेस के लिए दो चीज़ हुए हैं। एक तो हमारी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन फैक्ट्री अभी कमीशन हुई है 2 महीने पहले वाडा, महाराष्ट्र में। वो प्रोडक्शन अभी फुल कैपेसिटी तक पहुंचा है और नाउ रिमेनिंग मंथ्स के लिए वाडा से ही सब डीप फ्रीजर्स का सप्लाई आएगा। आपको पता होगा कि अब तक हम काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट और सेल, वो अभी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया है और वाडा से अभी 100% 90% प्रोडक्शन वाडा से ही निकलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के लिए भी हमें एक नया फैक्ट्री चाहिए। हमारा कमर्शियल एयर कंडीशनिंग फैक्ट्री दादरा नगर हवेली में है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 90-95% तक पहुंचा है। तो ये हिसाब से अभी हमें प्लान करने का है कि नया फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे। लगता है कि गुजरात में ही होगा, मगर अब तक हमने पूरा डिसीजन नहीं लिया है, मगर 12 से 15 महीना में एक नया फैक्ट्री ऑनलाइन कमीशन हो जाएगा। तो सॉरी ये जी, ये जो बात करें आप फैक्ट्री बनाने की, इसका क्या कॉस्ट होगा और इसको कैसे फंड करेंगे सर? अदर प्रोसीड्स रेडी, हाउ मच विल इट एंटेल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हाँ, तो ये फैक्ट्री लगभग 200-250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। हम हर फैक्ट्री को फेजेस में बनाते हैं। तो फेज 1 ऐसे मुझे लगता है कि 150 या 200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर फेज 2 और फेज 3 बाद में आएंगे। ये फैक्ट्री के लिए भी हमारे इंटरनल अक्रूवल्स काफ़ी होंगे। तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो आपने देखा होगा कि बहुत ही कंफर्टेबल है। ये Q1 हमने एक्चुअली आपको पता होगा कि Q1 में हमने NCD को रीपे किया था, और उसके बाद भी हमारा नेट कैश पोजीशन पॉजिटिव है। तो डेट का कुछ प्रेशर नहीं है। तो नया फैक्ट्री भी, श्री सिटी फैक्ट्री भी मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी से ही, इंटरनल एक्रूवल से इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये नया फैक्ट्री भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स और डेट से होगा। तो कमर्शियल तो रेफ्रिजरेशन ये एरिया है जहाँ पर आपकी एक नई फैक्ट्री आएगी। गुजरात शॉर्टलिस्टेड एक जगह है, बट यू विल टेक अ फाइनल डिसीजन, जैसे आप कह रहे हैं, अगले कुछ महीनों में। 12 से 18 महीनों के बीच में फैक्ट्री आ जाएगी इन द फर्स्ट फेज, दैट राइट? ओके, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग करेक्शन। ओके, फेयर इनफ, ओके ओके, ऑल राइट सर। ऑल इन ऑल अच्छा बिजनेस का मूड माहौल है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स और जो कंसर्न्स हैं, रूरल मार्केट में कुछ दबाव, मॉनसून के जो कंसर्न्स हैं, आज आरबीआई गवर्नर भी इन चीज़ों को बोल रहे थे, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट व्हाटएवर हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में जो कंसर्न्स हैं उनको फैक्टर इन करते हुए इन्फ्लेशन के भी जो टारगेट्स दिए, तो आपको क्या लगता है डिमांड में कुछ टेपरिंग ऑफ हो सकती है
इन द सेकेंड हाफ, और यू थिंक ये जो स्टेबिलिटी अब है ये ही बरकरार रहेगी? हमें लगता है, मैंने जो पहले समझाया था कि कंज्यूमर डिमांड में थोड़ा तो स्लो डाउन हुआ है, मुझे लगता है, मगर हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा क्योंकि ये हमारी लो सीज़न है। आपको पता है कि फिर से अभी डिमांड सिर्फ फेस्टिवल सीज़न में पिकअप होगी। तो 2-3 महीने हैं, तो हमें थोड़ा टाइम टाइम है। बी2बी बिज़नेसेस में डिमांड अब तक ठीक है और एग्ज़ीक्यूशन पेस भी ठीक से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि H2 भी स्टेडी होगा। इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ज़्यादा है, रिसेशन का जो टॉक है वो मुझे लगता है रिसेशन तो नहीं होगा मगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो थोड़े बढ़ेंगे। तो ये हिसाब से हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कॉस्ट कंट्रोल में रखने के, तो इनफ, ओके। अभी तक असर नहीं हुआ है बट यू विल बी कॉशियस, आप जैसा कह रहे हैं। सर क्विकली, या पीएलआई बेनिफिट्स जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट भी किया है पहले, आगे कैसा दिख रहा है? आप और पार्टिसिपेशन करेंगे इसमें? व्हाट डू यू फोरसी इन द करंट एंड द नेक्स्ट ईयर इन द पीएलआई स्कीम ऑफ थिंग्स? है उसकी वजह से क्या प्रोडक्शन रैंप अप होगा? जी हाँ, तो हमारी फैक्ट्री अक्टूबर में कमीशन होगी और नवंबर में हम कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हमारे पहले रूम एसी फैक्ट्री तो अभी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। तो ये नई फैक्ट्री का टाइमिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कमीशनिंग ठीक से होना चाहिए और एवरीथिंग इज, तो अभी ये नया समर सीजन जो जनवरी से जून तक चलेगा, हमारी नया फैक्ट्री पूरा सप्लाई कर पाएगा। पीएलआई स्कीम में हमने हमारी इन्वेस्टमेंट 153 करोड़ है और इंसेंटिव हमें 53 करोड़ वापस मिलेगी। मगर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट श्री सिटी में तो उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी हम पूरे 3 फेजेस कंप्लीट करते हैं, लगभग 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ये फैक्ट्री में। तो हमें यकीन है और बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये फैक्ट्री स्मूथली कमीशन हो जाएगी और हमारी ग्रोथ प्लान्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्योर, तो ये फैक्ट्री पर ऑफ कोर्स फोकस है इस साल के लिए, कमीशन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आगे मोर इम्पोर्टेंटली कैसा है आउटलुक ओवरऑल फॉर द ईयर। शुक्रिया।